टूरिज़्म गाइड बुक के गंधारा चैप्टर में आज हैं हम जोलियां के मकाम पर। मेरे साथ हैं अंसार अहमद साहब और इस वक्त हमारी एक और खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हैं अंजुम दारा साहब। अंजुम दारा साहब जो हैं ये टेक्सला म्यूज़ियम में डायरेक्टर हैं और आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में बहुत वसी नॉलेज रखते हैं और माशाल्लाह फ़लसफ़ियाना और इल्मी बातें इनसे हमने बहुत सारी की हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो आज यहाँ पर हमारे साथ अंजुम दारा साहब भी हैं, तो हमें इस मुकाम के बारे में भी और बुद्धिज़्म के बारे में भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी, फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्लाह का। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। अभी हम जूलियाँ के मकाम पर हैं, तो मुझे सबसे पहले जूलियाँ को समझना है कि यहाँ पर ये जो स्तूपा है ये क्या है और कब दरियाफ्त हुआ और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और या इसकी स्पेशलिटी क्या है। देखें, अगर गंदारा का आप रीजन देखते हैं तो उसमें ये जो 3 स्पॉट है ना, सवात, पेशावर और टेक्सला, ये एक मेन स्टेशंस थे। इससे आगे फिर इसके सैटेलाइट टाउन थे, जैसे टेक्सला के सैटेलाइट टाउन है, छोटे छोटे स्टूपास, मोनास्ट्रीज, रेजिडेंशियल एरिया, धर्माराजिका, मोड़ा मुरादू, सिरकप, सिरसु, पिपला, गिरी, कलावा, ये एक उसके छोटे छोटे यूनिट थे साथ। जिस तरह एक बड़ा शहर है उसके साथ छोटी छोटी आबादियाँ, उसके इबादत करने की जगह, स्टूपास, और मेन स्टूपास भी हैं और बाद में छोटे रिलेटिव बाद के स्टूपास भी हैं। जैसे धर्माराजी का स्टूपा 3rd सेंचुरी BC में है। उसके बाद बहुत सारे स्टूपा लेटर ऑन डेवलप हुए अप टू कुषाण पीरियड। तो जूलियान जो है ये एक हम इसको समझते हैं बुद्धिज़्म को कि ये एक रिलीजन था जिस तरह दूसरे रिलीजन है। ये एक ऐसा रिलीजन था जिसके पीछे एक बड़ी ही साइंटिफिक ग्राउंड थी। बुद्धास जो थे ना, वो हम एक बुद्धा कहते हैं, लॉर्ड बुद्धा वाज अ हिस्टोरिकल फिगर इन एंशिएंट इंडिया, ये वो सारा उसके साथ रिलीजन जोड़ते हैं। दैट वाज अ कम्युनिटी ऑफ बुद्धास। जिस तरह भक्तास बाबा गुरु नानक के 30 लोग थे, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और दूसरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, वाइज लोग थे, उनकी एक कम्युनिटी। दीज वर नोन एज भगत, भक्ति मूवमेंट जिससे लफ्ज़ निकला। तो ये बुद्धास का भी एक पूरा एक ग्रुप था। तो ये जो इनकी टीचिंग और इनकी प्रीचिंग जो थी ना, ये फिलोसॉफिकल थी, लॉजिकल थी। दे थिंक ऑन रैशनल ग्राउंड्स। बेसिकली दीज वर नोन एज एग्नोस्टिक्स, जो अकली दलाइल के साथ बात करते हैं और सुपरस्टिशियस कल्चर को और सो कॉल्ड मिथ को, मिथोलॉजी को इग्नोर करते हैं। तो कास्ट रिस्ट्रिक्शन, क्लास रिस्ट्रिक्शन को इग्नोर करते हैं, बल्कि रिपेल करते हैं। तो लॉर्ड बुद्धा वाज वन ऑफ दीज रेवोल्यूशनरी पर्सन्स लाइक महावीर और ये। तो उन्होंने बेसिकली कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन डेवलप किया था कि जिसमें वर्नास जो है, जिस तरह 4 शूद्र और वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण है, ये कि वर्ना शूद्र जो है वो शूद्र ही रहेगा 200 साल तक या 400 साल तक, ब्राह्मण ही रह गया। तो ये इसके अगेंस्ट एक था। और इसमें दूसरा ये है कि एक बुद्धिज़्म के अंदर जो मेन प्रिंसिपल है वो तो आपने देखा होगा कि 4 नोबल ट्रूथ और 8 नोबल पाथ, और जो सफरिंग्स हैं वो बेसिकली किसका कंट्रोल किया जाता है। सफरिंग इज़ द काज ऑफ संसारा। दुख की सारी वजह जो है वो हमारी अटैचमेंट है, उससे डिटैचमेंट होते हैं तो फिर हम प्लेयर्स में चले जाते हैं, मेंटल पीस में चले जाते हैं। तो दूसरा 4th पार्ट बेसिकली रिलीजन ये है। लेकिन इसके बिहाइंड जो था ना, बुद्धिज़्म के अंदर देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ एनी गॉड, सुपरनेचुरल गॉड, जो जिस तरह हम सेमेटिक रिलीजन में है कि गॉड का कंसेप्ट है, प्रॉफिट का कंसेप्ट है, एंजल्स का कंसेप्ट है, रिवील्ड बुक का कंसेप्ट है। इनके यहाँ ऐसा कोई नहीं था। दे वर थिंक ऑन डिफरेंट पैटर्न। बुद्धा नेवर क्लेम एनी मतलब के डिसेंडेंट फ्रॉम गॉड, और कभी उसने अपने आप को कभी प्रॉफिट नहीं कहा, कभी उसने अपने आप को कभी स्पिरिचुअल बंदा नहीं कहा। ही ऑलवेज डिक्लेयर्ड हिम एज ए कॉमन मैन। और कॉमन मैन की जो ऑब्जर्वेशन थी लाइफ के मतलब, ही वाज अ सन ऑफ अ किंग। ज़िंदगी की आसाइशात उसने देखी हुई थी। ही वाज अवे फ्राम द हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। तो रियलिटी उस तक पहुंची नहीं 25-26 साल की उम्र तक। 29 साल में वो निकला अपने घर से। डिपार्चर सीन जो है बुद्धा का नैरेटिव में जो मिलता है, उसके बाद उसने कहा कि मैं तो 30 साल ज़िंदगी के ज़ाया कर दिए हैं। आई एम टू मच इंडल्ज इन वुमेन, लग्जरी, वाइन्स एंड
प्लेयर्स, और उसके अलावा मुझे पता ही कोई नहीं कि दुख क्या है, ओल्ड एज क्या है, सिकनेस क्या है, डेथ क्या है। तो ये तो मैं बिल्कुल कोरा हूँ, अभी तक तो मैं बच्चा हूँ साहब से, मेंटली मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं जो असल लाइफ है। तो देन ही वेंट विद वंस अपॉन अ टाइम इन द इवनिंग, वो डिपार्चर उसका निकला अपने वो चैरिटेयर के साथ। तो ही ऑब्जर्व, एक बूढ़ा आदमी था, एक मरा हुआ बंदा था, एक की चिता जला रहे थे, और एक ऐसे कोई अगर बंदा था जिसको कोई कोड टाइप की बीमारी थी। तो उसने कहा कि ये क्या है, उसके फिर चैरिटर ने कहा जो उसके साथ है गाइड के तौर पे उसके साथ निकला था, क्योंकि उनको पहली दफ़ा वो महल से बाहर निकला था, उससे पहले उसको पता ही नहीं था। तो उसने कहा कि ये बंदा बूढ़ा भी होता है, बंदा मर भी जाता है, बंदे को मरने के बाद क्रीमेट भी कर देते हैं, और उसको बीमारियां भी लग जाती हैं। ये बीमारियां क्या होती हैं, उन्हें क्या होती हैं, आपको नहीं पता। तो देन ही रियलाइज कि मैंने अपनी ज़िंदगी को वेस्ट किया है। देन ही वेंट टू द फॉरेस्ट ऑफ उर्वला, जहाँ पे उसने फिर कुछ ध्यान किया। 50 डेज़ का उसने भगत रखा, रोज़ा रखा, बर्थ। तो उसके बाद उसने रियलाइज़ किया कि टू मच ऑस्टेरिटी, टू मच इंडल्जेंस इन मसलन के मेंडिक लाइफ, जो लाइफ है, मॉन्क की लाइफ है, वो भी कोई हार्ड रियलिटीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोई काज नहीं है। तो इन बिटवीन बंदे को सोसाइटी में भी आना चाहिए और मेडिटेशन में भी जाना चाहिए। द वे, मिडल वे ही अडॉप्ट। तो मिडल वे के ऊपर फिर उसकी सारी फिलासफी आ गई, क्योंकि बुद्धा ने निर्वाण पाया 29 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। ही डाइड अप टू एज ऑफ 83। 53 साल उसने क्या रिलीजन, क्या फिलासफी, क्या एक कोड ऑफ कंडक्ट जो था उसको प्रीच किया। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट यही था, साइंटिफिक नॉलेज, सुपरस्टिशियस नॉलेज से वेट करना। जिस तरह उससे पहले हिंदुज़म में डिफरेंट पॉलीथीस्ट कल्चर और ये वो, तो ही नेवर मतलब कि फोकस्ड फॉर द वननेस ऑफ गॉड। वो कहते थे कि ही एक्चुअली स्ट्रेस्ड एंड एम्फसाइज ओवर द वैल्यू ऑफ नेचुरल एवोल्यूशंस और नेचुरल फिनोमिनास को उसने, लविंग काइंडनेस को उसने कहा कि लविंग काइंडनेस होनी चाहिए। लविंग काइंडनेस सिर्फ इंसानों तक नहीं होती, जानवरों तक, परिंद चिरिंद सबके तक। तो ये लविंग काइंडनेस जो थी, इसको एक्सट्रीम पे ले गए जैनिज्म। जैनिज्म में था कि वो मेडिसिन भी नहीं खाते थे कि जर्म मरेंगे। तो वो दैट वाज नॉट अ मतलब कि प्रैक्टिकल रिलीजन। इसलिए ये जो नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच थी, वो उसी जगह पे रिलीजन निकला, उसी जगह पे ख़त्म हो गया। हिंदुज़म एक जगह से निकला, उसी जगह पे ख़त्म हो गया, बल्कि उसने दूसरे रिलीजन को भी अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की कोशिश की। बुद्धिज़्म चूँकि एक फ़िलोसॉफिकल वे ऑफ लाइफ था, वो ट्रेडिशनल रिलीजन नहीं था जिस तरह संतना धर्मा और ये वो चीज़ें जो दूसरी थी। वो कि संतना धर्मा के अंदर भी साइंटिफिक नॉलेज की बहुत बड़ी प्रोजेक्शन है, और उसमें भी बड़ा के ज्ञानी और विद्या जो है लोग मिलते हैं आपको। लेकिन ये रिलीजन फिर हिंदुज़म में फैला, इंडिया में फैला बुद्धिज़्म, फिर साउथ एशिया में फैला थ्रू सम efforts by the kings, like Bindusara was the contemporary king of Lord Buddha. Sakraditya was the king of Magad. Bindusara भी मगध का किंग, सेंट्रल इंडिया का। तो अशोका द ओल्ड इंडियन किंगडम, फिर इसके बाद कनिष्का, फिर हर्षवर्धना, फिर ये 4-5 लोग थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को बाकायदा प्रमोट किया, स्टेट रिलीजन की। फिर ये स्टूपास बने, मोनास्ट्रीज बनी, सारा कुछ बना, क्योंकि एक किंग ने जो कन्वर्ट हो गया, उसको कन्वर्शन के बाद उसने उस रिलीजन को पसंद किया, उसका अपना रिलीजन हो गया। तो उसने फिर भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन और रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स जो हमारे पास अभी है उधर मानसहरा शहबाजगढ़ी में जो कॉन्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं अशोका के, ये फिर स्टेट रिलीजन बन गया। फिर उसके बाद जो है ना, इसकी प्रोजेक्शन ज़्यादा हुई। ये जोलियाँ जहाँ पर हमें जोलियाँ, यहाँ इसकी अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। बेसिकली ये एक मोनास्ट्री है, स्टूपा है, और यूनिवर्सिटी भी कहते हैं कि ये वो हम जिस तरह हम एक मदरसे को, मदरसा है, रिलीजियस प्लेस है, उसमें एक एजुकेटिव पर्पस भी है उसका। तो दीज वर द एकेडेमिया सेंटर बेसिकली इन एंशिएंट इंडिया। तो इसमें एकेडेमिया में सिर्फ बुद्धिज़्म की प्रचार नहीं किया जाता था एज ए रिलीजन, इसमें दुनिया का हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। इसमें फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, आर्ट, म्यूज़िक, हर तरह का जो फिलॉसफी, लॉजिक, हर तरह का सब्जेक्ट जो है ना, ये इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाया जाता था। क्योंकि दैट वाज टेक्सला वाज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर।
एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो गंधारा का है वो पेशावर है, बल्कि पुष्कलावती जो चारसदा है वो है। ये उसकी एक सीट ऑफ लर्निंग थी, टैक्सला। तो सीट ऑफ लर्निंग में सिर्फ आप एक सब्जेक्ट को लेके तो सीट ऑफ लर्निंग नहीं ना बना सकते। अगर यहाँ पे गुरुकुल था, टैक्सला म्यूजियम के बाहर का जो भीरमंड इलाका है वो 6th सेंचुरी एडी में, यानी कि बिफोर बुद्धिज्म वो जगह स्टैब्लिश हो गई थी। तो वहाँ पे एक गुरुकुल था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और ये सारे राजा अम्बित और ये जो लोग थे ना उस वक्त का एचिसोनियन कॉलेज टाइप लाके थे, जहाँ पे अलीट बच्चे जो थे ना वो लर्निंग लेते थे। और वो भी एक यानी कि एक सोशल लर्निंग और साइंटिफिक लर्निंग का एक सब्जेक्ट था, ना कि सिर्फ रिलीजियस बेस के ऊपर। तो ये सारा इलाका जो था ना वो लर्निंग के लिए, चाणक्य, कौटिल्य, पनिनी जो ग्रामरियन था, संस्कृत का फिलोसोफर 2nd सेंचुरी 3rd सेंचुरी बीसी में, तो ये उनकी जगह है सारी। तो ये बेसिकली ये तो वो नाम है जो आपको किताबों में मिलते हैं, बाजार आर्टिकल्स में, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नाम जो लोगों, हाँ, मारानंथा वो था जो मॉन्क था जिसने जो कोरिया में गया था, धर्मारत्ना, धर्माकोशा, कामाजीवा, ये बेसिकली चाइना में मॉन्क गए थे। जिस तरह चाइनीज मॉन्क्स इधर आए थे 415 में, फिर 600 फायान और 645 में, वो 20-20 साल आके इधर रहे हैं। फायान जो था 630 में आया और 615 में आया और 600 गालबन ये 35-40 में वापस गया। ये 20-25 साल नालंदा यूनिवर्सिटी से संस्कृत पढ़ी। तो सारा बुद्धिस्ट कल्चर, लिटरेचर, सेक्रेट स्क्रिप्चर्स, सूत्रास को इसने चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। तो फिर उधर गया तो उसने कहा कि बुद्धिज़्म ये है, क्योंकि वहाँ से लोग अट्रैक्ट होते थे कि व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज़्म। फिर ये उसकी तजस्सुस के लिए, उसकी क्यूरियोसिटी के लिए, जो प्यासा कुएं के पास आता है, तो ये वो प्यासे थे जो कुएं में आते थे, तो यहाँ से लर्निंग लेके फिर जाते थे। फिर यहाँ की लर्निंग एशिया में फैली। पहले तो ये लर्निंग साउथ एशिया में फैली, फिर साउथ ईस्ट एशिया में फैली, जो फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस और कंबोजिया, ये स्टेट है। फिर सेंट्रल एशिया में फैली, देन इट गोज टू फार ईस्टर्न कंट्री, चाइना, कोरिया, जापान। यूरोपियन कंट्रीज़ में बुद्धिस्ट फिलॉसफी को क्यों अप्रिशिएट किया जा रहा है? क्योंकि इट डिस्कस द मतलब के रैशनल डिसीजंस, रैशनल फिलॉसफी, लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकली इट इंटरप्रेट द नेचर ऑफ थिंग्स। तो ये कोई मिथोलॉजी के बेस के ऊपर ये रिलीजन नहीं है, जनरल एक कंसेप्ट है जिसको कोई भी ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बीइंग जो वो इसको अप्रिशिएट करता है इस फिलॉसफी को। फिर ये जो फिर टेक्सिला का हमारा एरिया है पाकिस्तान का, इसको तो ये एजाज़ हासिल है कि ये एक तो इल्मी गहवारा रहा अपनी एंशिएंट एजेस में, और इसी से इल्म फैला, जिसमें सिर्फ बुद्धिज़्म के रिलीजन का इल्म नहीं था, उसमें जिस तरह आपने बताया फिलॉसफी है, उसमें एस्ट्रोलॉजी है, उसमें बहुत सारे इल्म, और उसने पूरी दुनिया में फिर जाके इसी से यहाँ से जिस तरह सूरज निकलता है, सूरज की छाएं पूरी दुनिया में फैलती हैं, देर से पहुँचे या जल्दी पहुँचे या फौरन पहुँचे, वो एक अलग बात है, बट पहुँचती हैं। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ने ये एजाज़ दिया, टेक्सिला को ये एजाज़ मिला कि टेक्सिला एक नॉलेज हब था जिससे पूरी दुनिया को नॉलेज मिला इससे। तो अच्छा, इसमें सर ये जो बुद्धिज़्म है, इसमें हमारे वैसे देखने वालों के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि जो कार्विंग होती है या जो बुत बनाए जाते हैं, उससे पूरी एक नॉलेज ट्रांसफ़र की जाती है, उसके बारे में बताइएगा ज़रा कि वो क्या है, किस तरह से। उस वक्त ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट्स नहीं होते थे, तो ये तस्वीर कशी करके ही लोगों को ये तालीम पहुंचाई जाती थी, तो ये उसी का पार्ट है सारा चीज़। देखें, गंधारा में जो बुद्धिज़्म में अर्ली फॉर्म जो थी वो हिनायाना थी, जिसमें ये हाथ का इंप्रेशन, फुट का इंप्रेशन, वरना और उशनिश का जो नॉट होती है, हेयर नॉट होती है, उसकी प्लस डव और लोटस की प्रस्तुत होती। व्हेन इट कम्स टुवर्ड महायाना बुद्धिज़्म, तो इसमें ग्रीक्स का, बैक्टेरियंस का, सिथियन पार्थियन का एक ब्लेंड लगा, ख़ासतौर पे ग्रीक्स का। तो वो इसने फिर इसको गंधारा बनाया, आर्ट बनाया, गंधारा आर्ट डेवलप हुआ, जिसमें बुद्धा का स्कल्पचर जो है वो पहली दफ़ा बना। ह्यूमन फॉर्म में जो बुद्ध है वो पहली दफ़ा बना। एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म इसको कहते हैं कि गॉड इज़ इन द फॉर्म ऑफ एंथ्रोपो, ह्यूमन फॉर्म में जब गॉड आया। तो वो हालांकि बुद्धा इस चीज़ के ख़िलाफ़ था कि वो तो अपने आप को गॉड कहता ही नहीं था, लेकिन लोकल जो लोग होते हैं ना, मैसेज के लोग, वो फिर उसी बंदे को उसी लेवल पे ले जा सकते हैं जिसके अगेंस्ट उसने सारा फलसफा स्टार्ट किया हुआ था। अभी आप वियतनाम में और ये फिलिपीन में या लाओस में जाए तो वो बुद्धा को एज ए गॉड कंसिडर करते हैं।
तो ये बेसिकली उसकी प्रीचिंग नहीं थी, वो तो खुद अपने आप को कहता था कि गॉड जो है वो अपने अंदर आप बेदार करो, रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस जो है ना, असल में ये मेन मकसद था बुद्धिज़्म का कि रियलाइज योर गॉड इन योर सेल्फ। आर्ट जो है ना ये बेसिकली फिर जब बुद्धा का स्टैचू बन गया फिर उसके डिफरेंट मुद्रास बन गए, आसानास जिसको बोलते हैं। वो आसानास जो थे ना दैट वाज द पोइट्री इन बॉडी जेस्चर्स। अगर ये स्टाइल है तो इसका एक मीनिंग है, अगर ये स्टाइल है तो इसका एक मीनिंग है, अगर ये स्टाइल है तो इसका एक मीनिंग है, अगर ये स्टाइल है तो इसका एक मीनिंग है। ऑल दीज आर मुद्रा स्टिल कंटिन्यूसली मतलब कि प्रिजर्व्ड इन आवर बॉडी लैंग्वेज। अभी भी हम कहते हैं कि यार बी काम, बी पीस, ओ बच्चों लड़ो ना यार, आराम से बैठो, दिस इज अ वाया मुद्रा, बी पीसफुल, बी काम। ये ध्यान मुद्रा है, ध्यान करने का है? अभी आप टीचिंग, अभी आप अगर कोई भी किसी किस्म की भी प्रेयर हो उसमें जो बैठने का स्टाइल है वो ध्यान मुद्रा उसको आप कह सकते हैं। तो ये जानना मुद्रा है। कोई भी किसी चीज़ को जाना तो बंदा कर सकता है ना, ऐसे बैठ कर वो जानने की आपकी जो कंसंट्रेशन है ना, जो आपकी माइंड की, पता नहीं है कोई एनाटॉमिकल कोई केमिस्ट्री ऐसी बनती है कि जब बंदा ऐसे करके बैठता है ठोडी के नीचे हाथ रख के, तो उसकी सोचने की सलाहियत बढ़ जाती है। आपने देखा है कि वुमेन में ये एक लफ्ज़ यूज़ होता है अंगुष्ठे बदन दाना, कि ऐसे हैरानगी का इज़हार करना, ये फीमेल का गेस्चर है, ये मेल का नहीं है। मेल कभी आपको ये हैरानगी का इज़हार मुंह में उंगली दबा के नहीं करेगा, दिस इज़ अ फीमेल गेस्चर। तो ये स्टाइल जो है मर्द भी कर लेता है और औरत भी कर लेती है, परेशानी, और यार जाओ यार जान छोड़ो यार, और यार खुदा के लिए मेरी जान छोड़ो। ऑल दीज आर द बॉडी लैंग्वेज। ये सारी फिलॉसफी थी। ये अब अगर गाने में है, संगीत में है, गंधारवा म्यूजिशियंस थे बेसिकली ना ये इस खिते के, हम कहते हैं कि ये वैली ऑफ फ्रेगरेंस थी, गंध से गंध, खुशबू। यहाँ के लोग जो गंधार लफ्ज़ है ना, वो गंधारवाज जो है ना, वो भी एक एटमोलॉजी है एक लफ्ज़ की, कि ये बेस्ट स्पीकर थे, प्रेयर करते थे, चैंट्स करते थे बुद्धिस्ट रिचुअल्स को, बुद्धिस्ट सूत्रास को। तो उसमें जो ये लैंग्वेज है ना, अब हाथ ऐसे है लड़की का या लड़के का तो उसका एक डिफरेंट मीनिंग है, अगर हाथ ऐसे है तो इसका एक डिफरेंट मीनिंग है, अगर हाथ ऐसे है तो इसका एक डिफरेंट मीनिंग है, अगर उंगली ऐसे है तो इसका एक डिफरेंट मीनिंग है। ऑल दिस इज लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज है आपकी। और जो इस लैंग्वेज को समझता है वो उस शायरी को समझ रहा है कि जैसे ये क्या इशारा आपको समझ आ जाएगा, ये क्या इशारा, किसी का इंतज़ार करना है। अब हाथ सिर्फ ऐसे किया ना, इंतज़ार तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ ऐसे करके किसी को देख रहा है, इट शोज़ कि आप यू आर वेटिंग समबडी, यू आर व्यूइंग सम एरिया, तो उसमें आपको इंतज़ार है किसी के आने का। तो ये जितने बॉडी जेस्चर है ना बेसिकली बुद्धा नैरेटिव में, बुद्धिस्ट आर्ट में, बैठने के, चलने के और खड़े होने के, स्माइल के, बॉडी के डिफरेंट फेसेस को, गर्दन को ऐसे मूव करने के, हैरान होने के, आंखें ऐसे थोड़ी सी हैरान ऐसे, ये हिनानगी के अद्भुत उसको भयानक जिस तरह को। तो इसी से फिर म्यूज़िकल एक कंटेंट निकलता है कि म्यूज़िक के जो राग और रागनियाँ हैं वो गॉड्स और गॉडेसेस के नाम के ऊपर है, और वो डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर है। प्लेयर्स का है, सेपरेशन का है, मिलाप का है, दुख का है, हैरानगी का है, खौफ का है। तो ये डिफरेंट राग जो है ना वो उसी कैफियत के ऊपर फिर बने, बंदे की कैफियत है ये। इसमें फोकस कौन है? बंदा, उसके इमोशनल अटैचमेंट क्या है, उसकी सेंटिमेंटल एक्सप्रेशन क्या है, कि वो दुख में क्या कौन सा आवाज़ निकालेगा, खुशी में जो राग बिहाग है वो मिलाप का राग है, जिससे हम लफ्ज़ शादी ब्याह लफ्ज़ बोलते हैं, मिलाप है ना ब्याह। तो जिस तरह ब्याह जो लफ्ज़ है ना, ब्याह वो मिलाप का राग है बेसिकली, म्याप की सिचुएशन में आप जाते हैं। तो इस तरह जो दुख के राग हैं वो उनका जो मीनिंग है वो उसी सिचुएशन के मुताबिक है। तो बेसिकली तो ये सारे, जैसे शंकर है, दुर्गा है, और बहुत से राग जो हैं, गॉडेस सरस्वती, ये बहुत से राग जो है ना इन्हीं गॉड्स और गॉडेसेस के ऊपर है। तो ये बेसिकली सारी फिलॉसफी एक रिलीजियस कल्ट के गिर्द घूमती है, और वो रिलीजन जो है ना वो सिर्फ रिलीजन को फोकस नहीं कर रहा, वो आपके तमाम कोड ऑफ कंडक्ट को, लाइफ के पूरे हिस्से को, उसमें साइंस भी आ जाती है, उसमें लर्निंग भी आ जाती है, उसमें टीचिंग भी आ जाती है। यूनिवर्सिटियों के टॉप मोस्ट जो एकेडमिया का नॉलेज होता था वो भी उस रिलीजियस बेस पे होता था, लेकिन उसकी एक साइंटिफिक ग्राउंड पे थी।